जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के ऊपर दोबारा चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया। अब एक नई हिकमत अमली बनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हिकमत अमली के तहत कब हमला करेगी, कब इस्लामाबाद आएगी और इस बार पिछले हमलों से कैसे ये हमला बेहतर होगा या मुख्तलिफ होगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब के लिए आज के दिन भी एक बुरी खबर आई। वो बुरी खबर क्या है ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और गंडापुर साहब ने वफाक को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा जी अब हम जब आएंगे तो बाकायदा गोली का जवाब गोली से देंगे और राइफलों के साथ आएंगे। तो अब इस हमले को क्या समझा जाए या इस जुमले को क्या समझा जाए ये भी अब आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा ने आईनी बेंच बनाने से इनकार कर दिया है। अब इस इनकार को बगावत समझा जाएगा, आइन से इनहराफ समझा जाएगा, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18,000 लोगों के खिलाफ इक़दाम कत्ल के केसेस बन गए हैं और उन 18,000 लोगों में कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ आने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने सूबाई असम्बली में बड़ा धौंसू किस्म का बयान दिया, धौंसू किस्म की तकरीर की और ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर से एक मोला जट है जो बाहर आ रहा है। एक तो उन्होंने धमकी दी कि जब हम इस्लामाबाद आए थे तो हमारे खिलाफ बाकायदा हथियार इस्तेमाल किए गए, बल्कि उन्होंने कहा जी LMGs जो हैं वो इस्तेमाल किए गई जो ज़ाहिर जंगों के अंदर होती है और ठीक ठाक किस्म की बड़ी तोपे नवा किस्म की असला होता है। और मैं हैरान हूं कि अगर LMG वहां पे इस्तेमाल हुई है तो इस्लामाबाद के किसी शख्स को पता ही नहीं चला। और दूसरा ये कौन सी LMG है कि जिसकी जद में लोग आए नहीं और बमुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 से 6 लाशें तलाश कर सकी है। और अगर वहां पे LMGs लगी होती तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है वहां से हजारों की तादाद में लाशें उठनी थी, हजारों की तादाद में लोगों ने उसका निशाना बनना था। तो ये कौन सी LMG है कि जो चली भी और चलने के बाद बमुश्किल 5 लाशें निकली हैं और वो भी अभी तक ये तय नहीं हो सका कि वो इस धरने के दरमियान गोली लगने से हलाक हुए थे या फिर वो गाड़ियां लगने से या लोगों के नीचे आके हलाक हुए। अभी तक ये मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं हो सकी और ये मिस्ट्री भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब अपने बयानात को बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे बंदे मारे गए, फिर उन्होंने ये कहा कि अपने बंदे वफाक ने या एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे बंदों के अंदर डाले और उन बंदों ने आगे बढ़ के फसाद किया और उसकी वजह से सारे मामलात ख़राब हुए और अगर ये अपने बंदे ना लेके आते तो वहाँ पे कोई फसाद ना फैलता। फिर उन्होंने कहा जी कि साबित करें कि रेड जोन के अंदर कोई शख्स दाखिल हुआ है, हमारा शख्स दाखिल हुआ है। हम तो सिर्फ D चौक तक गए थे। गंडापुर साहब ये तक भूल चुके हैं कि जो D चौक है वो रेड जोन के अंदर है। तो अब अगर आप D चौक जाएंगे तो रेड जोन के अंदर तो आप दाखिल होंगे, बल्कि रेड जोन उससे भी पहले स्टार्ट हो जाता है और इस रेड जोन की जो हदूद है वो इमरान खान साहब ने खुद तय की थी। लेकिन गंडापुर साहब का क्लेम है कि जी हमारे लोग तो D चौक गए थे, इमरान खान साहब ने कहा था, लेकिन रेड जोन में दाखिल नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को बताना चाहिए रियासत को कि रेड जोन है क्या, किसको कहते हैं, कहां से स्टार्ट होता है और D चौक जो है उसी रेड जोन का हिस्सा है। फिर उनका ये कहना है कि ये जो D चौक है या रेड जोन है ये तुम्हारे बाप का है। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी के बाप का नहीं है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाप का होगा, क्योंकि ये इस्लामाबाद का है और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त 13 लाख लोग रहते हैं और इन 13 लाख लोगों की जिंदगी अजाब की हुई है। अगर ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है तो उसका मुहासबा करें, शहर का क्या कसूर है, आम आदमी का क्या कसूर है, उसकी जिंदगी को अजाब में क्यों मुब्तला कर दिया जाता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह भी सोचना पड़ेगा इससे पहले कि ये 12 लाख लोग या 13 लाख लोग सीधे हो जाएं और ये खुद डंडे उठा लें कि जी आप हर महीने यहां आ जाते हैं, हमारी जिंदगी अजाब कर देते हैं, हमारी सड़कें बंद कर देते हैं। और उस डंडों से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फेंटा लगाते हैं और गवर्नमेंट को भी फेंटा लगाते हैं। अगर इनका अपना कोई इशू है तो मेरा ख्याल इन्हें पार्लियामेंट में उसको सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि ये आम आदमी की जिंदगी को अजाब कर दें। क्योंकि आम आदमी जिस तरह सफर करता है, जिस तरह वो अजाब का शिकार होता है इन धरनों की वजह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। अब सवाल यही है कि आम आदमी का क्या कसूर है। ऐसा लगता है कि ये सारी सड़कें, ये सारे शहर, ये सारी आबादी ये इनके बाप के हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाप के हैं, या फिर वो वफाकी गवर्नमेंट के बाप के हैं और इसीलिए वो आम आदमी को अजाब में डाल के अपने बाप की जो जागीर है उसको इस्तेमाल करते हैं। को खुदा खौफी करें, इसमें आम लोगों का क्या कसूर है।
आपने जो करना है पार्लियामेंट के अंदर बैठे फाड़े एक दूसरे का सर, जितने डंडे मारने मारे एक दूसरे को, जिसको जो करना है आप लोग करें, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में अजाब नहीं होना चाहिए, आम आदमी की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बार बार वही कहते रहते हैं जी आम आदमी डिस्टर्ब होगा। फिर उन्होंने कहा, धमकी लगाई कि इमरान खान साहब को जल्द से जल्द रिहा कर दो, अगर तुमने रिहा ना किया तो हम दोबारा आ रहे हैं। और उन्होंने कहा इस बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे, गोया कि पहले जो आए थे वो तैयारी के बगैर आए थे। और साथ उन्होंने कहा कि अगर गोलियां मारोगे तो हम बाकायदा राइफलें लेके आएंगे और इस बार गोली का जवाब गोली से देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब यह दावा कर दिया गया है कि गोली का जवाब गोली से होगा और बाकायदा लश्कर कशी होगी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से अंदर लश्कर लेके इस्लामाबाद के ऊपर आएगी, जिसके पास असलहा भी होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप वफाक तोड़ना चाहते हैं या फिर वफाक के ऊपर हमला करना चाहते हैं, और हमला भी आप हथियारों के साथ करना चाहते हैं। अब कानूनी और आईनी हैसियत इसकी क्या है सरदस्तों में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है ये टू मच है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि तुम हमें मारते हो और ऐसा ना हो कि कहीं हमें तुम्हें मारने में सुकून आना शुरू हो जाए, कि हम जब तुम्हें कत्ल करें तो हमें सुकून आना महसूस हो जाए, और अगर हमें सुकून आ गया तो फिर 25 करोड़ लोग हैं और ये 25 करोड़ लोग मार देंगे। अब ये किसको कह रहे हैं? मेरा ख्याल ये एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस को कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो अब आप लोगों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और उन्हें आप लोगों को कत्ल करके बड़ा सुकून आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फौज किसी और मुल्क की है और उससे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जाले हैं, जो इनके टाइगर हैं, वो अब असलहा लेके फौज के खिलाफ कोई लश्कर कशी करना चाहते हैं, और वो लश्कर कशी भी इस तरह करना चाहते हैं कि लोगों को मार के बड़ा सुकून मिले। तो ये मेरा ख्याल है सीधी सीधी बगावत है, सीधी सीधी धमकी है। अब भी अगर वफाक नहीं उठता, अब भी अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं जागती, अब भी अगर गंडापुर को नहीं रोकती, तो फिर मेरा ख्याल है ये बड़ी ज्यादती है, फिर इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती है। फिर उन्होंने कहा जी हमने अगली हिकमत अमली भी बना ली है और अब हम उसके मुताबिक चलेंगे। ये जो हिकमत अमली है ये बेसिकली पार्लिमानी पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने बनाई है। और उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हम दोबारा जाएंगे इस्लामाबाद। तारीख का फैसला नहीं किया गया, लेकिन यह फैसला हो गया कि दोबारा जाना है और इस बार हमने पूरी तैयारी के साथ जाना है। मेरा जाती ख्याल यह है कि ये मार्च के महीने में आएंगे, जब मौसम जरा बेहतर हो चुका होगा, जब ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी और इस बार ये ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। ये बात भी बड़ी हद तक दुरुस्त है। और उससे पहले ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मोबिलाइजेशन की तहरीक चलाएंगे। हर शहर के अंदर इनकी कोशिश होगी कि जलसे हों, जुलूस हों, लोगों को उठाया जाए, लोगों को जगाया जाए, लोगों को प्रमोट किया जाए, लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और जब एक पूरी एक कंपेन बन जाएगी पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर मेरा जाती ख्याल यह है, कुछ इंफॉर्मेशन भी है कि मार्च के महीने में ये वफाक के ऊपर एक चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें अंदाजा है कि सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, सर्दियों के अंदर लोग नहीं आ सकेंगे। और इस बार इनकी कोशिश है कि ये कुछ लोगों को ट्रेन भी करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब ट्रेनिंग का प्रोसेस चलेगा और उनमें से लोगों को ये ट्रेन किया जाएगा कि आपने गैस से कैसे बचना है, आपने शेलिंग से कैसे बचना है, आपने अगर रबड़ की बुलेट चलें तो आपने उससे कैसे बचना है। और दूसरा यह है कि अगर कुछ लोग आपके अंदर दाखिल हो जाए जिनका आपकी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं, तो आपने उनके साथ कैसे निपटना है। फिर इनकी पूरी कोशिश हो कि इस बार ये बाकायदा वफाक का मुहासबा करें, पुलिस थानों का मुहासबा करें और साथ साथ ये पूरी तैयारी करके खंदके खोद के लोगों को रोक के और फिर ये उनके ऊपर हमला करके ये आगे बढ़े। तो इस बार मेरा ख्याल है वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तैयारी के साथ आएगी, लेकिन ये आएगी मार्च के महीने में। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई शख्स बाहर निकलेगा, लेकिन बाकायदा मूवमेंट ये चलाएंगे। तो पार्टी ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है, तो मेरा ख्याल है वफाक को भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इस बार एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि इनको वहां रोके जहां इनको रुकना चाहिए, बजाय इसके कि इस बार भी कंटेनर लग जाए, बजाय इसके कि इस बार भी इस्लामाबाद के लोगों की जिंदगी अजाब हो जाए, बजाय इसके कि इस बार भी ब्लू एरिया के अंदर पहुंचने के बाद या रेड जोन के अंदर पहुंचने के बाद या फिर डी चौक पहुंचने के बाद डंडा डोली की जाए। जो भी करनी है वफाक ने, मेरा ख्याल है वफाक को इस बारे में बाहर रोकना चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर किसी शख्स को दाखिल नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा बेहतर यह है आप आइन के अंदर तब्दीली करके वफाकी दारुल हुकूमत को हर किस्म के प्रोटेस्ट से पाक कर दें। आप ये फैसला कर लें कि कोई भी पार्टी हो वो इस्लामाबाद के अंदर ना धरना दे सकेगी ना वो प्रोटेस्ट कर सकेगी। तो इस्लामाबाद को एक प्रोटेस्ट फ्री टेरिटरी अगर डिक्लेयर कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इजाजत ली जाए, अदलिया से भी इजाजत ली जाए कि जनाब हम ये करने लगे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप इसके लिए कोई फैसला करें।
और अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है तो संजानी के अंदर एक जगह बना दी जाए और सबको कहा जाए कि आप यहां आके बैठ जाएं, जिसने भी जो एहतजाज करना है यहां करे, लेकिन इससे आगे कोई शख्स नहीं बढ़ेगा। और जो शख्स बढ़े उसके लिए बाकायदा कानून के अंदर सजा होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अब एक बड़ा फैसला करे, बोल्ड फैसला करे, और बोल्ड फैसला करने के बाद उसको इंप्लीमेंट भी करवाए, ताकि कम से कम इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनकी जिंदगी तो अजाब से निकले, उन्हें तो कुछ रिलीफ मिले। ये क्या बात हुई कि रोज कोई ना कोई उठता है और इस्लामाबाद की सड़कें ब्लॉक करके बैठ जाता है और जो आम आदमी है वो सफर करता है। तो आम आदमी की सफरिंग के लिए, उससे निकलने के लिए, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को अब कोई ना कोई प्लान बनाना चाहिए। आज इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर भी आई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब की जमानत मनसूख कर दी है, खत्म कर दी है। एक 7 सफ़े का एक फैसला हुआ है इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब ने किया। और ये केस है जिना हाउस, जो लाहौर का जिना हाउस है, जिसे कोर कमांडर हाउस कहते हैं, उसके ऊपर हमले के जो केसेस बने थे उसके अंदर इमरान खान साहब के ऊपर भी केस बना था और फिर इनको जमानत मिल गई थी और जमानत में इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया था। लेकिन ज़ाहिर इमरान खान साहब कस्टडी में थे, फिर वो अदालत के अंदर वो पेश भी होते रहे, जो केस चलता रहा अदालत के अंदर। लेकिन अब जज साहब ने इस जमानत को मनसूख कर दी है और अब इमरान खान साहब बाकायदा कस्टडी में दोबारा जा रहे हैं। तो अब अगर दूसरे केसेस के अंदर अगर उनकी जमानत हो भी जाती है तो जिना हाउस के ऊपर जो हमला है उसके अंदर इमरान खान साहब महबूस रहेंगे, वो कैद रहेंगे। तो इमरान खान साहब के लिए आज का दिन बुरा था और ये 7 सफ़े का पूरा एक फैसला है जिसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ जज साहब ने डिस्कस किया है कि जिना हाउस में हुआ क्या था, कितने लोग आए थे, उनको इमरान खान साहब ने किस तरह ट्रेंड किया था, इमरान खान साहब को उसके अंदर रोल क्या था और उस रोल की वजह से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने क्या किया लाहौर के अंदर, और 9 मई का जो सानिया था वो बाकायदा बना। तो अब इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है और मेरा ख्याल है एक और केस के अंदर अब इनकी जमानत मनसूख हो गई है। तो ये धड़ाधड़ आने वाले दिनों में इस किस्म के काम होते रहेंगे जिसका इमरान खान साहब को अंदाजा भी होगा कुछ अरसे बाद, क्योंकि ये जो इन्होंने हरकत की है, जो आखिरी हरकत है, जो आखिरी कॉल थी, उसने मेरा ख्याल है अदलिया को भी इनके एंगेज कर दिया है। तो अब अदलिया की तरफ से भी इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं है। आज खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने यह फैसला किया, उनके वजीर कानून ने अनाउंस किया है कि हम 26वीं तरमीम के तहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आईनी बेंच नहीं बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये सीधी सीधी सी एक बगावत सी है कि अगर 26वीं तरमीम मंजूर हुई है, वो अब आइन का हिस्सा है। जो बाकी सूबों के अंदर भी अगर आईनी बेंच बन रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को भी इस हुक्म को मानना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास एक इख्तियार है और वो इख्तियार ये है कि आप 26वीं तरमीम को चैलेंज कर सकते हैं और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर रखा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई एक बड़ा बेंच बना के या फुल कोर्ट बना के 26वीं तरमीम को उड़ा देती है तो फिर शायद आप भी रिवर्स कर दीजिएगा इन आईनी बेंचों को और बाकी सूबे जो हैं वो भी रिवर्स कर देंगे। लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होता उस वक्त तक तमाम सूबों के लिए इस बात को या इस कानून को या आइन के अंदर इस तरमीम को मानना लाजम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं मान रहे, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा होगा जिसके अंदर कोई आईनी बेंच नहीं होगा। अब अगर आईनी बेंच अगर बन भी जाए तो इसमें नुकसान क्या है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट के अंदर बेंच बनना है, जो आईनी दरख्वास्तें हैं वो ज़ाहिर है हाई कोर्ट के आईनी बेंच के पास जाएंगी और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूबे के अंदर फायदा होगा, उसका नुकसान नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ज़ाहिर है आपके केस ही हैं और उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जाना है जिसका ज़ाहिर सूबे को फायदा होगा। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो ऐसी चीजें मानने के लिए तैयार नहीं होती। तो एक मेरा ख्याल है बगावत का एलिमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उसने 26वीं तरमीम को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि वफाक की रिट को मानने से भी इनकार कर दिया। अब आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलेगा सरदर्द हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा मेरा ख्याल है को बड़े फासले पे जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो कहा जा रहा था कि इन लोगों के होते हुए पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं हो सकती, पाकिस्तान के अंदर कानून परवान नहीं चढ़ सकता, तो बड़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोजाना की बुनियाद पे इस खदशे को या इस इजहार को साबित करती चली जा रही है। वो साबित कर रही है कि ये बात हमारे खिलाफ जो की गई थी वो दुरुस्त है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जगह ब्रेक लगानी चाहिए और अगर ये ब्रेक नहीं लगती तो ये मामला आगे बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली जमात को इसका नुकसान ही होगा, फायदा कोई नहीं होगा। तो अब हम आखिरी स्टोरी की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लीडर्स जिसमें बुशरा बीवी शामिल हैं, जिसके अंदर अली मीन गंडापुर शामिल हैं, जिसके अंदर उमर अयूब साहब शामिल हैं और इनके साथ साथ तमाम MNAs और तमाम MPAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं
उन सब को शामिल करके 18,000 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया है। और इस पर्चे के अंदर 20 दफात लगाई गई हैं, जिसके अंदर दहशतगर्दी की दफात भी हैं, जिसके अंदर इक़दाम कत्ल की दफात भी हैं, जिसके अंदर अगवा की दफात भी हैं, और जिसके अंदर असलहे की नुमाइश और असलहे के इस्तेमाल की दफात भी हैं। तो बड़े खौफनाक किस्म के ये दफात के साथ पर्चे दर्ज हो गए हैं। और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में बुशरा बीबी के लिए, गंडापुर साहब के लिए ये पर्चे इनके गले का हार बन जाएंगे और इसकी बुनियाद पे किसी वक्त भी अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी। और इस बार अगर गिरफ्तारी हुई तो हो सकता है गंडापुर साहब को थोड़ा सा रगड़ा भी लग जाए। और साथ बुशरा बीबी जिस दिन मेरा ख्याल है वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकल के पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर कदम रखेंगे, उनकी इस बार लंबी गिरफ्तारी हो जाएगी। और साथ MNAs और MPs जो हैं, मेरा ख्याल है जब सेशन होगा और जब सेशन के लिए आएंगे तो शायद इनकी गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएं, जो ज़ाहिर है बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बस कर देनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ मिले और मिल के बैठ के कोई फैसला करे। वो अगर मिल के बैठ के कोई फैसला कर लेगी तो उससे पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, उससे पार्टी को फ़ायदा भी होगा। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते तो अल्टीमेटली आपको भी नुकसान है, मुल्क को भी नुकसान है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्रेकें लगा के अपने हॉर्सेस को होल्ड करके कोई ना कोई जिम्मेदारी का फैसला करना चाहिए, कोई अकल का फैसला करना चाहिए। उससे ये पाकिस्तान चल सकेगा। अगर ये इस तरह पोलराइज्ड रहेंगे और इस हेट को अगर ये बढ़ाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली ये हेट एक ऐसी हीट क्रिएट करेगी जिससे मुल्क भी जाएगा और ये तो बहरहाल जाएंगे ही। मुझे इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।